नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और बात होगी इस महायुद्ध की, जहां क्या भारत में खत्म होगा पेट्रोल डीजल। मध्य पूर्व में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया है। सवाल यह है, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है? मध्य पूर्व में बढ़ते टकराव का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 45% कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है। ऐसे में अगर ये मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है तो सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक भारत के पास करीब 75 दिनों का रणनीतिक और रिफाइनरी स्टॉक मौजूद है, यानी तुरंत पेट्रोल डीजल खत्म होने जैसी स्थिति नहीं है। यदि इजराइल और ईरान के बीच जंग ज्यादा समय तक चलती है तो इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा, साथ ही भारत में भी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक कीमतों में उछाल सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल सकता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी है, क्या यही होने वाला है? क्या बड़े संकट में अब पूरी दुनिया जाने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है, यही निकल के सामने आ रहा है। क्या तेल का संकट अब पूरी दुनिया पे मंडराने वाला है? और यही चीज अब देखने को मिल रही है। ऐसे में दो अहम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी राणा और योगेश सोनी। अश्विनी राणा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आर्थिक विशेषज्ञ है, और राजनीतिक विश्लेषक जो है वो है यहाँ पे योगेश सोनी। बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पे। सबसे पहले अश्विनी राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो स्थिति निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है कि तेल संकट गहराने वाला है? हो सकता है कि ये 75 दिनों का स्टॉक तो है ही, लेकिन क्या ये खत्म होगा? इतना लंबा युद्ध चलेगा? क्या स्थिति है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लंबा चला तो देश में तो संकट होगा, विश्व में भी संकट इसके कारण होगा, और इसके कारण महंगाई बढ़ेगी। और लड़ाई अगर आप देखें तो तेल की ही लड़ाई है। अमेरिका और इजराइल जो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, उसके पीछे जो अमेरिका का जो मेन जो कारण है वो तेल ही है, कि वो चाहता है कि तेल उसको मिले, और उसके टर्म्स कंडीशन पर ईरान उसके ऊपर उससे कोई समझौता नहीं कर रहा था। तो तेल की ही लड़ाई है, तो तेल तो निश्चित रूप से उसके कारण तेल में आग लगेगी। लेकिन हाँ, अगर ये अमेरिका अपने जो उसका स्ट्रेटेजी है उसमें सफल हो जाता है और कुछ टाइम के अंदर वहाँ रिजीम चेंज कर लेता है, तो ये चीजें बदल सकती हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि ईरान भी अड़ा हुआ है, और उसने शायद आज कुछ परमाणु परीक्षण भी किया है, और उसके कारण जो ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो मुश्किल होगा। लेकिन सरकार, जैसे आपने कहा कि भारत की सरकार ने कहा है कि उनके पास एक सफिशिएंट रिजर्व है, लेकिन रिजर्व जो है के साथ साथ रेगुलर सप्लाई भी होती रहती है, यानी कंपनियां तेल खरीदती रहती हैं। तो अगर अभी वो खरीदेंगी तो महंगा मिलेगा, और वो रूट बंद है तो लंबे रूट से कहीं से तेल आएगा तो महंगा भी होगा। तेल की कीमतें भी बढ़नी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, और इसका असर कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है, ट्रांसपोर्ट हो बेसिकली, उसके कारण इसके ऊपर असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। तो अर्थव्यवस्था एक थोड़ी सी चरमरा सकती है। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या है कि विश्व में तो दिक्कत है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छी गति से चलनी शुरू हुई थी। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो भारत के लिए वो एक थोड़ी सी मुश्किल का समय हो सकता है। बिल्कुल। और योगेश जी, हो सकता है कि भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिनको नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे चल के, कैसा हो सकता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा मामला है, और जब अमेरिका जैसी सुप्रीम पावर किसी भी देश के संचालन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है तो बहुत ज्यादा उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो अब जैसा कि हमारे
राणा जी ने कहा कि यदि ये लंबा चलता है तो इसका जो प्रभाव है भारत पे तो पड़ेगा, लेकिन विश्व पटल पर भी इसकी कुरीतियां वो सामने नजर आएंगी। पेट्रोल महंगा होना एक अलग बात हो जाएगी, कुछ समय के लिए कुछ चीजों के लिए सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कच्चा हम आयात करते हैं, यदि आप देखेंगे, यदि उन जहां पेट्रोल जहां से ईरान, इराक, इन देशों से जैसे आता है, जैसे अभी हम ईरान की बात कर रहे हैं, और यदि वहां पर ही जो हमले होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, तो कई हजारों करोड़ों लीटर जो है वो पेट्रोल बर्बाद कर सकते हैं, जिसका निश्चित तौर पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। कोई भी जरा सी घटना से आप देखते हैं उसका इंपैक्ट कितना पड़ता है। यदि आप बीते दिनों की सोने चांदी जैसी और तांबे जैसी धातु की घटना को देखेंगे और समझेंगे तो कहां से कहां पहुंच गया है, एक आम आदमी की जेब से दूर हो गया, और आप देखेंगे कि एक रेट जो है उसका वहां पहुंच गया जिसकी कल्पना इतनी जल्दी किसी ने नहीं करी थी। बहरहाल अभी पेट्रोल है, हम सोने चांदी और तांबे के बिना तो जीवन काट लेंगे, लेकिन पेट्रोल तो एक निम्न गरीब से लेके और एक उच्च स्तरीय व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वो प्राण है, किसी भी देश के लिए जान है। यदि पेट्रोल पे ऐसी आपत्ति आती है और पेट्रोल पे ऐसी कोई दिक्कत होती है तो ये एक बहुत बड़ा जो है देश को ठप करने की एक प्रक्रिया बन जाएगी। बाकी बात रही कि देखिए, रास्ते और हल तो समय के साथ हर चीज के निकलते हैं, परंतु समय के साथ अगर नहीं निकले तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो उसकी नकारात्मक चीजें, वो सामने आती है। महंगे होने के साथ साथ कहीं वो संपूर्ण रूप से ना आए, या उसके लिए जो बाकी चीजें हैं, बाकी जो सर्वाइवल जो उसकी गतिविधियां, वो कहीं सामने नहीं आती, तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी श्रृंखला समस्या की बन जाएगी, जिसके लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, चूंकि आप आर्थिक विश्लेषक हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि सिर्फ पेट्रोल पर प्रभाव पड़ेगा या और भी रोजमर्रा की जिंदगी है जिस पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि युद्ध अभी शुरू हुई है, लेकिन कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। अब ऐसे में सिचुएशन क्या आगे चल के सामने आएगी, बड़ा सवाल। देखिए, क्या पेट्रोल तो एक चीज है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे भारतीय बाहर है, इन खाड़ी के देशों में जो रिमिटेंस आती हैं, जो वो पैसा वहां से देश में भेजते हैं, वो पैसा रुकेगा, क्योंकि वहां अगर जॉब्स रुकती हैं, उनकी जॉब छूटती हैं, वो देश में आते हैं, तो वो जो एक रिमिटेंस है, फॉरेन एक्सचेंज आती है, वो उसके ऊपर लगाम लगेगी। दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो राइस बहुत बड़ी मात्रा में गल्फ के अंदर जाता है, वो अगर उसका इफेक्ट होता है तो किसानों के ऊपर, राइस इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। फिर हम ईरान से जो है बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया खरीदते हैं। अब यूरिया अगर कम आएगा तो यहाँ पर वो किसानों को महंगा मिलेगा तो उसका इफेक्ट भी एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। यानी एक एक चीज जो है वो उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। एविएशन सेक्टर है, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अभी देखिए कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। आने वाले दिन में अगर वार कंटिन्यू चलती है या स्पेस में ब्लॉक करके रखते हैं ये खाड़ी के देश, तो वहां पर जो फ्लाइट है सारी डाइवर्ट होती है, ये रुकती है, तो एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसका असर बाकी चीजों पे पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, मतलब कुछ इंडिविजुअल पे भी पड़ता है, लेकिन देश की इकोनॉमी में पड़ता है। और जिन देशों के साथ अभी आप देखिए, दुबई से मैक्सिमम कनेक्टेड फ्लाइट जाती थी, लेकिन 4000 से ज्यादा की फ्लाइट दुबई ने उसको जो है स्थगित कर दिया है, ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं। अभी वो कुछ शुरू करेंगे, लेकिन वो 4000 का मतलब सोचिए कि कितने लोग जो है वो हेल्ड अप हो जाएंगे, जो यहाँ भारत से यहाँ आए हुए हैं या भारत से बाहर गए हुए हैं, तो वो सब हेल्ड अप हो जाते हैं, तो उसके कारण से भी नुकसान होता है। तो एक एक चीज का असर जो है कई जगह पर वो असर होता है। बिल्कुल। और योगेश जी, अगर हम बात कर ले तो देखिए, अगर ये रास्ता बंद हुआ है, अगर आगे चल के यहाँ से तेल जो है वो आयात नहीं हो पाए, तो क्या भारत के पास दूसरा रास्ता है क्या कोई? देखिए, कच्चे पे हम निश्चित तौर पे ईरान पे आधारित हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। बट ये हो सकता है कि एक बार को यदि ये युद्ध लंबा चलता है स्वीटी, तो इसमें आने वाले
समय में समस्या ये होगी, जो संचालन प्रक्रिया वो ठप हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि हम सब कुछ चुने, देखिए अगर जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और उससे सब्जियां महंगी होंगी, उससे बाकी चीजें महंगी होंगी, खाने पीने की वस्तु से लेके, मतलब पेट्रोल महंगा होने से लेके वो एक चीज तक सीमित नहीं रह जाता। यदि आप देखोगे कि जब तक कोई चीज आपके पास नहीं पहुंचेगी, जब तक समस्याएं रहेंगी, तो वो आपका पूरा का पूरा जीवन ठप करेगी। केवल हम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हमने पेट्रोल भरवाया तो हमें लगा 10-12 रुपए लीटर महंगा हुआ और हम चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके घर सब्जी तक भी आती है, जो दूध तक भी आता है, वो वाहनों पे आता है। यदि वो भी महंगा होता है और उसके बाद उसको अगर आप ऐसे लेंगे कि वो जो महंगाई है केवल पेट्रोल तक पे नहीं रह जाती, उसका जो आपके जीवन से जुड़ा पूरा जितनी संचालन प्रक्रिया, वो सारी की सारी महंगी, सारी की सारी प्रभावित करेगी। और इसमें सबसे ज्यादा मार जो निश्चित तौर पर वो गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को पड़ती है, क्योंकि उनके जो बजट है बड़े सीमित होते हैं। अब विश्व पटल का मामला है और एक तरफ ईरान के साथ इतने सारे देश हैं, उनके साथ कौन खड़ा है, तो अभी तो गणित चल रहा है। अभी उनके साथ 8-9 देश है, फिर अमेरिका, उनके साथ कितने देश खड़े होते हैं। तो समस्या क्या है कि जैसा कि लोगों ने अपने मन से, कुछ लोगों ने कहना भी शुरू करा भाई तीसरा विश्व युद्ध है ये, लेकिन यदि आप इसकी थोड़ी गंभीरता समझे तो ये एक बहुत ही दुर्लभ तस्वीर तय हो सकती है। ये केवल भारत में नहीं, पूरे मानव जीवन को पे प्रभाव पड़ने वाला काम हो जाएगा। और क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो एकाएक किसी की मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं, तो इसको लेके कोई ना कोई संधि की आवश्यकता है। बात हम केवल पेट्रोल से, कुछ दिनों की अव्यवस्थाओं से, कुछ दिनों की महंगाई से तो चल जाएगी कहानी, लेकिन यदि ये स्तर बढ़ गया और इसके दिन बढ़ गए और ये युद्ध ऐसे ही लगातार चलता रहा, तो इससे परेशानी जो है वो बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। इसको लेके एक ही देश नहीं, विश्व में सारे जो देश हैं वो चिंता में डूबे हैं और सब परेशान हैं इस समय। और यदि इन सब चीजों को ऑल ओवर पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये प्रहार है और इसके लिए हल नहीं निकलता है, तो हम लोगों को परेशान होने के लिए जो आगामी समय है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज की जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो स्वीटी, वही हम क्या नाम है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, देशों से अपील करते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, विराम हो, और इससे क्योंकि मानव जीवन ठप ना हो जाए, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए अश्वनी जी, तो भारत को क्या अहम कदम उठाने चाहिए? किस चीज में भारत को स्ट्रॉन्ग रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि आलोचना तो लगातार भारत की तरफ से भी देखी जा रही है, इकोनॉमिक ध्वस्त ना हो, उस पर असर ना पड़े, ऐसे कौन से कदम जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस वक्त? देखिए, भारत सरकार उसके लिए प्रोएक्टिव है और जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने CCS की मीटिंग भी कर ली, बाकी मंत्रालयों के साथ भी बात कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ भी बात कर रहे हैं कि जो भारत के नागरिक इन खाड़ी के देशों में फंसे हुए हैं, उनको अगर जरूरत पड़ी उनको लेके आना है तो एवैक्यूएशन का क्या तरीका होगा, और जो एक्सपोर्ट वाला मामला है वो भी किस तरह से कंटिन्यू रहे। तो भारत सरकार जो है उसके ऊपर 24/7 जिसे कहना चाहिए काम कर रही है। और वो चिंता तो यही है कि भाई युद्ध जो है लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर शॉर्ट में ये खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर लंबा चलेगा तो फिर भारत को अपनी स्ट्रेटेजी में भी और बदलाव लाने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए भारत जो सरकार है वो उसके ऊपर काम कर रही है। जहां तक लोगों का है कि भाई अब युद्ध शुरू हुआ है तो शेयर मार्केट जब एक दिन खुली तो वो डाउन थी, आगे भी वो डाउन रह सकती है, तो लोगों के लिए भी एक चिंता की बात हो सकती है कि भाई मार्केट डाउन है तो हम क्या करें। तो उन लोगों के लिए भी सलाह है कि भाई अभी आप जो है पैनिक ना करें और जो आपने अपना कुछ लेके रखा हुआ है शेयर मार्केट में उसको बनाए रखें, क्योंकि ये चीज जब खत्म होगी तो उसके बाद मार्केट फिर रिवाइव करती है, तो इसलिए पैनिक में ना जाए। और अभी ऐसे में अपने पास जो है लिक्विडिटी, कैश, वो भी सारी चीजें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जरूरत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि किस मोड़ पर और किस डायरेक्शन में ऐसे युद्ध कई बार चले जाते हैं तो पता नहीं लगता। तो इसलिए पैनिक में ना आकर जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उनको बचा कर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और योगेश जी अगर ऐसे में बात कर ली जाए तो ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है, तो क्या एक डराने का प्रयास है
एक धमकी दी जा रही है, या वाकई चल के ऐसा हो सकता है अगर युद्ध नहीं रुका, या फिर कल को भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ईरान की सोच पर निर्भर करता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रिजल्ट तो बहुत भयानक होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ चेतावनी है या वाकई में ये हो सकता है? देखिए, जो उनके साथ हुआ वो उसका आकलन कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ कितना खड़ा है, कैसे खड़ा है, क्या आगे रणनीति बनेगी, क्या अभी सिस्टम रहेगा। तो वो उसी के आधार पे तय करेंगे, क्योंकि जिस चीज का जो मालिक है वो कम से कम उसकी धमकी देने लायक तो योग्य तो है। भाई मुझे लगता है देना भी चाहिए। जो उनके साथ इस तरीके की घटना हुई, अब गलत सही का पैमाना आप और हम तो यहाँ बैठ के तय नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि आपके पास कोई चीज है और यदि वो आपके संरक्षण में, आपके कब्जे में, आप उसकी हूल दे सकते हो, तो तथ्यात्मक तौर पे देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि आगामी 2-4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है स्वीटी। पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी इन 2-4 दिनों में किस तरीके की रणनीति, क्या दोबारा कोई हमला होता है, क्या जिस तरीके से परमाणु परीक्षण की बात भी सामने आई, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। क्योंकि अमेरिका में इस समय जो स्थिति है, जो ट्रंप को लेकर एक मिथा है उनके देश से लेकर और दुनिया तक में, वो थोड़ा सा एक सनक पने की समझ में आती है। वो मतलब एक गंभीरता उनके अंदर जो है, लोग मानते नहीं, समझते नहीं, चूंकि ठहरावट के साथ निर्णय लेना, क्योंकि जो पिछली बार से ज्यादा इस बार और आक्रामक हो गए हैं, तो चूंकि विश्व पटल पर उनकी उतनी बड़ी अमेरिका की उपस्थिति है, वो कहां किस चीज को लेके जाएंगे ये देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है अंत में आप कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन जो हल है वो आराम से और प्यार से ही निकल सकता है। यदि कुछ भी इसके बाद ऐसा होता है तो उसके बाद ईरान अपनी जो है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति के साथ किस तरीके का कदम उठा सकता है, किन किन देशों को वो परेशान कर सकता है, किन किन देशों से, क्योंकि वो ये भी नोट कर रहा है कि आज मेरे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी श्रृंखला है जिसके आधार के बाद, जिसकी समझ के बाद वो ये तय करेगा कि आखिर मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तो अभी हम किसी भी बहुत बड़े निर्णय पे, किसी बहुत सारी बातों पे इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि अगले 2-4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि बुध बृहस्पति तक कभी और देखना पड़ेगा कि आखिर ऊंट कहां किस करवट बैठता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर अश्विनी जी बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ बात भारत के इकोनॉमी की नहीं है। अगर अमेरिका की भी बात की जाए तो देखिए, इतने सुपर पावर अमेरिका होने के बाद इकोनॉमी कभी ना कभी तो डगमगाएगी। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, चाहे आपके पास कितनी भी मशीनरी हो, परमाणु बम हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, कभी ना कभी तो ऐसा पल आएगा जिस तरीके से युद्ध चल रहा है। ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कारण क्या है कि भाई हर देश के पास एक जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड है, और यूएस का तो पहले ही है कि भाई वो बहुत बड़े डेट के अंदर है, वहाँ इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वो तो संकट में तो यूएस पहले से ही है। तो वो सारी चीजों को ध्यान हटाने के लिए भी ट्रम्प का ये था कि जल्दबाजी में ये, हालांकि ईरान के साथ बातचीत चल रही थी और अभी और मीटिंग होनी थी, लेकिन हड़बड़ाहट में उन्होंने ये जो कदम उठाया वो इसीलिए कि उनकी जनता जो है उनके साथ जो है उनसे खुश नहीं है। तो ऐसे में अब ये वहां पर उनकी कांग्रेस जो है वो क्या रिएक्ट करेगी, पार्लियामेंट क्या कहेगी, इनके अपने मेंबर्स क्या कहेंगे, क्योंकि असर तो पड़ता है। कोई भी देश है जब युद्ध में जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर पड़ता है, और जब वो जाता है तो ये सोच के नहीं जाता कि कितना लंबा चलेगा। उसने सोचा होगा कि भाई अब आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन का वार, लोगों को लगता था कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में थोड़ा, आज सालों बीत गए और वो युद्ध चल रहा। तो वो जहाँ यूक्रेन बर्बाद है और बाकी जो देश है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, यानी वो अपना जो हथियार बेच के और यूक्रेन को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही होने वाला है। अभी आप देखिए, खाड़ी का कोई देश जो है, एक आधे देश को छोड़ के, टर्की या किसी और को, ईरान के साथ खड़ा नहीं है, और वो ईरान के लिए मुश्किल है। और ईरान इसीलिए, उन देशों के साथ ईरान का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसको यही है कि भाई वो लोग यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं या उसकी एयर स्पेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वो अटैक कर रहा है। तो आज हर देश जो है वो अपनी, जो उसकी प्रायोरिटीज अपनी है, वो विकास की ओर देखता है, अपनी अर्थव्यवस्था को देखता है। लेकिन कोई भी देश अगर युद्ध में जाता है और लंबे समय तक वो युद्ध चलता है तो अर्थव्यवस्था तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत गंभीर असर होने लगता है, लाजमी है डगमगाना। और यही चीज लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन योगेश जी, अगर बात की जाए तो देखिए, जब हमला हुआ ईरान पे इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तब ये कहा जा रहा था कि बातचीत से हल हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं माने और हमले किए। फिर ईरान ने दूसरे देशों पर हमला करना शुरू किया, तेल अवीव पे, चाहे यूएई की बात कर ली जाए। तो क्या एक डराने की साजिश थी
या क्या ये सोचती कि हम दूसरे देशों पे हमला करेंगे तो शायद वो अमेरिका से बोल सकते कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, रुक जाओ, ये चीज यहीं पे खत्म हो सकती थी, या फिर इसके पीछे कुछ और सोची समझी साजिश थी? योगेश जी। अमेरिका देश या उनका संरक्षण, उनका कनेक्शन, उनसे संबंध, तो जब होता क्या है कि कहीं आप कंप्रोमाइज करने आ जाओगे, या मैं आपके उस मोहल्ले वाले के मारूंगा जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जिसके सबसे ज्यादा आपको जरूरत हो, मैं आपके मोहल्ले के परचून वाले को भी पीटूंगा तो आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि 2 दिन उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो जब हम जुड़े हुए हैं ना, ये जो विश्व पटल की अगर हम बात करें तो ये किसी का काम किसी के बिना नहीं चलता। तो ये समझना सब देशों को चाहिए। हम बहुत छोटे किसी देश की भी बात कर लेना तो हमें ये समझना पड़ेगा उसकी भी विश्व पटल पर एक अपनी गंभीरता है, उसका एक अपना वर्चस्व है, उसकी अपनी एक कहानी है। यदि आप इस स्तर पे सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा हाँ कि इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके का जो जीवन है, ये इस तरीके की जो शैली है, इसका समावेश अगर आप नोट करेंगे तो हमारा काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। हम कुछ देर के लिए आक्रामक हो सकते हैं, कुछ देर के लिए क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तो ये किसी को नहीं समझना चाहिए। इसीलिए अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए कुछ देर के लिए आप कर तो सकते हो, चाहे वो कोई भी देश हो, परंतु अंत जो होता है वो हल निकलने से ही होता है। क्योंकि इससे जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो इसका प्रभाव पड़ेगा, वो छोटे स्तर पे नहीं पड़ेगा, वो पूरे विश्व पे पड़ेगा। कुछ देश ज्यादा इफेक्टिव होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे सभी इफेक्टिव होंगे, सभी प्रभावित होंगे। तो मैंने जैसा पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रहा हूं कि अगले 2-4 दिन के अंदर जो चीजें होंगी या जिसकी कल्पना करी जा रही है या जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा। और अभी तो फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि तेल महंगा होगा। हमारे भारत के परिवेश में बात करी जाए, हिंदुस्तान के परिवेश में, तो हम अभी थोड़ा सा महंगाई से प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए हमें दिमागी रूप से तैयार रहना पड़ेगा। आखिरी सवाल में आपसे जैसा होगा, ठीक है योगेश जी। अश्विनी जी, इसमें आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए, सोने और चांदी की कीमत लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, हालांकि कुछ पैसों की गिरावट भी दर्ज हो जा रही थी, लेकिन क्या लगता है अब इसी स्पीड से बढ़ेंगे जिस तरीके से युद्ध चल रहा है? देखिए, युद्ध अगर चलता रहता है तो एक जो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर है, ये सारे मेटल जो है ना महंगे होंगे। तो उसको, क्योंकि वो एक सुरक्षित निवेश की तरह जो है बहुत सारे लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इस ऐसे में लोगों को उसमें मार्केट में घुसना या उसको खरीदना, उसकी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि ये जब तक युद्ध शांत नहीं होगा, ये मेटल जो है सारे इनके रेट बढ़ते जाएंगे। तो तब तक को लोगों को उसमें धैर्य बना के रखना चाहिए कि भाई ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सोना पहले था कि एक बार बढ़ा तो कम नहीं होता, लेकिन अब वो सोना भी जो है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। तो कभी भी अगर युद्ध रुकता है तो वापस से और रेट अगर नीचे आते हैं तो जो लोग हाई वैल्यू पे खरीदेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर लंबी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा अपने निवेश के रूप में वो खरीद सकते हैं। लेकिन उनको भी सारा निवेश जो है वो एक ही मेटल में या एक ही शेयर में वैसा नहीं करना चाहिए। उनको जो है डाइवर्सिफाई जो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, और जो कुछ लिक्विडिटी कैश भी उनको अपने पास रखने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि युद्ध उधर हो रहा है लेकिन संकट जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अश्विनी राणा जी और योगेश टोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये युद्ध हो रहा है और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या पेट्रोल डीजल आगे चल के महंगे हो जाएंगे। हालांकि साफ तौर पर उड़ान मंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, लेकिन क्या ये युद्ध लंबा खींचेगा या 2 से 3 दिन में ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, आने वाले दिनों में साफ तौर पर पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।